हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑयल पेंटिंग के बारे में। मैं आपको बताऊंगा ऑयल पेंटिंग के टिप्स, जो कि बहुत आसान तरीके से हम ऑयल को हैंडल कर सकते हैं, ऑयल वर्क कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम एक छोटी सी डेमो कर रहे हैं, जिसमें मैंने ये सामने रखा हुआ रेफरेंस लिया है ऑयल स्केच के लिए, और इसको ही ड्राइंग कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये कोई कैनवस या फिर कोई ख़ास मटेरियल नहीं है। जो आपके पास होती है ड्यूप्लेक्स शीट, वही है। और मैंने इसके ऊपर 2 कोट फेविकोल के दिए हैं, और बहुत अच्छा सा इसका जो बेस है वो बन चुका है। उसके साथ ही मैं काम कर रहा हूँ। फेविकोल से क्या होता है कि वो शीट जो है वो एक कैनवस की तरह बन गई है। मेरा कलर जो है उसके अंदर नहीं जाता, यानी कि वो ऑब्ज़र्व नहीं करता, ऊपर ठहरता है कलर। यानी कि इसके ऊपर अब हम काम कर सकते हैं आसानी से। इसके बेस बनाने का ये तरीका है। किसी भी शीट के ऊपर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, किसी भी पेपर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ये डुप्लेक्स शीट इसलिए लिया है क्योंकि ये थोड़ा-सा मोटाई का होता है पेपर, और बाकी से इसकी लाइफ अच्छी होती है, इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। ड्राइंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप स्केचिंग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैं कोई ग्रिड या फिर कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा जो आप बहुत मेथड होते हैं, उन मेथड का कोई काम नहीं कर रहा। सिंपली एक ड्राइंग बना सकते हैं आप। जैसे भी आपने स्केचिंग की है पहले, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि पहले जो स्टेप होता है पहला, वो हमारी स्केचिंग आता है। आप कितनी स्केचिंग की हुई है पहले, कितनी पेंसिल को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, वो यहाँ पे काम आ रहा है, ठीक है? हमने कितनी उस चीज़ को गहराई से किया है। तो यहाँ पे आपको किसी ग्राफ की या फिर किसी बहुत ज़्यादा मेथड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कितनी क्या आ रही है। तो थोड़ा बहुत इधर-उधर होता है, कोई चक्कर नहीं है, आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे आप पेंसिल से ड्राइंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही बताऊँगा कि थोड़ा-सा बोल्ड रखो अपने वर्क को। बहुत छोटे जो ब्रशेज़ हैं उसको इस्तेमाल मत करो। और यहाँ पे देखो बहुत छोटा-सा स्केच है, उसको मैं बना रहा हूँ, लेकिन उसके हिसाब से ये ब्रश काफ़ी है। जितनी आप डिटेलिंग देख रहे हैं स्केच में, रेफरेंस में, और उसको मैं बिल्कुल नहीं बनाने वाला। पहली बात तो ये आप माइंड में रख लो कि जब भी आप स्टडी करते हैं, तो उसमें गलत होगा या सही होगा, या कितना उससे डिफरेंट होगा, ऐसी चीज़ों को इग्नोर करना है। मतलब आपने सिर्फ स्टडी करनी है। आपका रिज़ल्ट क्या आएगा, उसके बारे में मत सोचो। कैसा बनेगा, क्या चीज़ बनने वाली है, कहाँ-कहाँ पे गलतियाँ होने वाली हैं, ये माइंड से एक बार आप साइड पे कर दो। सिर्फ़ आप स्टडी के बारे में सोचो, अपना बेस्ट करने के बारे में सोचो, और इससे क्या सीखना है, क्या आगे लेके जाना है, क्या इसकी नॉलेज बनेगी, क्या करके हमें मतलब कौन-सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगने लगे, ठीक है? जैसे फुल फिगर है, हो सकता है हमें ड्रेपरी अच्छी लगे, हो सकता है हमारा जो फेस है वो अच्छा लगे हमें बन के, या इसके जो कलर्स हैं वो हमें बहुत अच्छे से कैच कर पाएँ, बहुत अच्छे से कलर लगे हमारे। और हमें अभी तक कुछ नहीं पता कि कौन-सी चीज़ हमसे अच्छी बनने वाली है, कौन-सी बुरी बनने वाली है, या फिर किसकी स्टडी हम ज़्यादा कर पाएँगे, या किसको हम अच्छे से कंप्लीट कर पाएँगे, ठीक है? तो ये सारी जो कन्फ्यूज़न है, एक बार अपनी साइड पे रखो, क्योंकि कई बार जब मैंने स्टडी किया, मैं काम करता था, तो मेरे भी ये माइंड में आती थी, ठीक है? तो बेसिक है ये चीज़ें, आपके माइंड में भी आएँगी। लेकिन होता क्या है कि जब भी हम काम करना स्टार्ट करते हैं, तो इसको पूरी पेंटिंग को आप मत देखो एक बार कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारा वर्क है, या बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, या फिर लेयर बाय लेयर काम करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं। आप सिर्फ़ एक माइंड सेट कर लो। जब आप फेस बना रहे हैं, तो आपके माइंड में सिर्फ़ एक फेस होना चाहिए, ठीक है? अभी जैसे मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, तो मैं कलर्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा। उसकी लाइट एंड शेड टोन्स के बारे में कुछ नहीं सोच रहा। मेरे सामने एक ड्राइंग है, आउटलाइन है, और मैंने इसको आउटलाइन में बदल लिया है, ठीक है? अभी मेरे पास सिर्फ़ एक पोर्ट्रेट है। मैं इस पोर्ट्रेट को डेप्थ दे रहा हूँ, जो कि शेडिंग है इसकी वो कर रहा हूँ। यानी कि जो स्केचिंग है हमारी, वो हमारी हो गई है। लगभग इसके जो आउटलाइन है वो हमारे पास आ गई है। तो इसकी जो ड्राइंग है वो हम कलर्स के साथ धीरे-धीरे कंप्लीट करेंगे। वो मैं आपको करके दिखाऊँगा यहाँ पे।
और अगर हम इसके फेस की जो मेन चीज़ है, वो हम यहाँ पे बनाना शुरू कर दें। मेन चीज़ मेरा मतलब है कि आईज़ की डिटेलिंग करना शुरू कर दें, इसके नोज़ की डिटेलिंग करना शुरू कर दें, लिप्स वाली स्माइल ये वो इन चीज़ों का ध्यान रखना शुरू कर दें। तो वो जो ऑल ओवर हमारा जो स्केच है, उसका इम्प्रेशन है, वो कुछ और तरीके का लगेगा, वो कुछ और चीज़ लगेगी, ठीक है? तो हम एक पार्ट ये छोड़ दो कि इसको बनाना कैसे है, इसकी तरीके क्या हो सकते हैं, इसकी डिटेलिंग क्या होगी, ये छोड़ के इसके अप्लाई करने का तरीका सीखो कि एक शीट है हमारे पास, एक ऑयल पेंट है और ब्रशेज़ हैं, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। एक शीट के ऊपर, पेपर के ऊपर या फिर कैनवस के ऊपर आपने कलर्स को लगाना कैसे है, कलर्स किस तरीके के लगेंगे। जैसे आप वाटर कलर को बहुत ज़्यादा पानी से करते हैं, ठीक है? वैसे ही एक्रेलिक के 2-3 तरीके आते हैं काम करने के, थिक भी करते हैं, हम उसको बहुत ज़्यादा वाटर अप्लाई करके भी करते हैं, वाटर कलर टेक्नीक से भी करते हैं, फिर उसके बाद थिक थिक कलर लगते हैं। तो बहुत सारी ऐसी टेक्नीक हैं जो आपने यूज़ कर रखी होंगी। तो अभी मेरे पास जो ड्राइंग है वो बन गई है, अभी मैं कलर अप्लाई कर रहा हूँ। शेड टोन्स के बारे में मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊँगा, लेकिन जो भी बच्चे अभी न्यू हैं बिल्कुल और जिन्होंने ऑयल वर्क अभी तक किया नहीं है, मैं उनके लिए ये बताना चाहूँगा कि कलर को अप्लाई करना है, मतलब इसके ऊपर रखना है आपने। कलर्स को ज़्यादा घसीटना नहीं है। मैं कोई भी कलर अगर उठाऊँगा उसको मैं रखूँगा कैनवस के ऊपर। उसको थोड़ा बहुत आप इधर-उधर कर सकते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा घसीटना नहीं है कलर्स को, ठीक है? क्योंकि कलर्स की जो वैल्यू है, उसकी जो क्वांटिटी है, वो ख़त्म हो जाती है अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रशेज़ मारते रहते हैं। कलर्स की जो फ्रेशनेस है वो ख़त्म हो जाती है। ये चीज़ें शायद आपको एडवांस में बतानी चाहिए, लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ आपको। क्योंकि कोई भी कलर है, जितना आप उसको घसीटोगे, कितनी बार ब्रश मारोगे, तो कोई ना कोई कलर उसके अंदर जाएगा। उस कलर्स की जो मेन चीज़ आपने बनाई है पैलेट के ऊपर, जो आप रखना चाहते हैं वहाँ पे, तो वो कहीं न कहीं ख़त्म हो जाता है, मैला हो जाता है कलर। तो इसलिए फ्रेश रखने के लिए कलर्स को बहुत आराम से कलर्स को अप्लाई करना है, ठीक है? तो सबसे पहले एक चीज़ और करनी है, जो आपको लग रहा है कि हम वेट बाय वेट काम करना है, तो पहले कलर्स को थोड़ा-सा लाइटली चलाओ। लाइटली मेरा मतलब है कि थिक ज़्यादा नहीं लगाना कलर्स को। थोड़ा-सा उसको इतना थिक रखो कि उसके ऊपर जब और कलर लगाओ तो उसकी लेयर जो है वो एक्स्ट्रा मोटी नहीं करनी, और ज़्यादा उसको थिक करना है। और थर्ड बार जब आप वर्क करोगे तो और ज़्यादा थिक कलर लगते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो फर्स्ट टोन है। वैसे तो फर्स्ट टोन में ऑयल कलर में हमें बताया जाता है, जो कि मेथड में भी आता है, कि सबसे पहले आप डार्क कलर लगाओ, उसके बाद लाइट लगाओ, फिर हाईलाइट होती है। यानी कि जो भी इसका मेथड है काम करने का, वो जो हमें यही बताता है किताबों में, या किसी से भी आप पूछते हैं, या फिर कोई भी आर्टिस्ट है, तो डार्क से लाइट की तरफ जाते हैं, ठीक है? तो हाँ, इसलिए जाते हैं क्योंकि इसमें हाइलाइट आप दे सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है? तो जो हाई डार्क देना होता है, बहुत लाइट कलर के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई डार्क नहीं आप कर सकते। अगर मैं वाइट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, वाइट का जो टिंट है हमारे पास, उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर सकता, क्योंकि वो अप्लाई होएगा, फिर सूखने के बाद कर सकते हैं, समझ रहे हो? तो इसलिए ये डार्क टू लाइट का खेल होता है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब भी काम करता हूँ कोई भी, तो मैं मिडल टोन से स्टार्ट करता हूँ। तो उसके ऊपर मैं लाइट भी अप्लाई करता हूँ, उसके बाद मैं डार्क भी अप्लाई करता हूँ। तो मैं इसलिए इतनी डार्क रखता हूँ टोन को, कि उसके ऊपर मैं डार्क टोन, एक्स्ट्रा डार्क टोन जो भी होती है आपकी, वो मैं अप्लाई कर सकूँ। तो ये जो आप काम देख रहे हैं मेरा अभी तक जो मैंने किया है, तो मैं मिडल टोन से किया हुआ है। फेस में बेशक हमने एक टोन रखी हुई है लाइट की, लेकिन उसके बाद हाईलाइट भी हम उसको दे सकते हैं। और स्किन टोन जो भी है, मैंने बहुत ज़्यादा शेड्स नहीं किया, उसको भी मैं डार्क कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा डार्क कर सकता हूँ, ठीक है? तो अभी जैसे मिडल टोन की बात करते हैं, तो सेंटर वाली टोन होती है मिडल टोन, तो उसी से मैं काम कर रहा हूँ। इसके जो भी कपड़े पहने हुए हैं, तो हमें दिखने में वो बहुत लाइट लग रहे हैं, बहुत वाइट लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसको मिडल टोन के तरीके से काम करेंगे, उसको बिल्कुल हाईलाइट में नहीं लेके जाएँगे एक बार। ये जो आप देख रहे हैं, और ऑफ वाइट का जो इफ़ेक्ट है वो मैं दे रहा हूँ।
और इसमें आप वाइट कलर या फिर कोई भी कलर्स डाल सकते हैं इसमें, जैसे आप ब्लू की हल्की सी शेड दे दी या फिर क्रीम बनाने के लिए उसमें ऑरेंज दे दिया या फिर येलो दे दिया। कलर्स के बारे में आप हमेशा स्टडी करते रहते हैं, आप चाहे किसी भी स्टेज में चले जाओ, जो बिल्कुल लर्निंग पॉइंट पे हैं या फिर मेरे जैसे हैं जो मिडल में रहते हैं, ना वो बेसिक हैं ना वो बहुत एडवांस हैं और जो काम कर सकते हैं, तो उनके लिए भी ये कलर स्कीम बड़ी रहस्यमयी होती है। कौन से कलर से कौन सा कलर बन जाता है, कौन सी शेड आपके सामने न्यू होती है, तो ये न्यू चैलेंज होते हैं। कोई भी आप ग्रेट आर्टिस्ट देख लोगे तो वो भी हमेशा कलर स्कीम के बारे में हमेशा कोई ना कोई न्यू कलर खोजते रहते हैं डेली। तो कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता हमेशा कि मैं आपको ये चीज़ फट से बता दूँ कि इसमें ये डालो वो डालो और ऐसा कलर बन जाएगा। वो आप जब भी अप्लाई करते हैं, जब भी आपके पैलेट पे बनता है, तब उसकी जो नज़रिया है वहाँ पे कुछ और काम करता है। जब आपकी वही कलर पेंटिंग में चला जाता है, मतलब आपके जहाँ पे वर्क कर रहे हैं, आपकी कैनवास के ऊपर उतरता है, तो वो कुछ और इफ़ेक्ट देता है। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं अप्लाई करनी कि आपकी पैलेट पे कौन-सा कलर बन रहा है। आपको ये नज़रिया रखना होता है कि आपकी जो सामने जो आपका मॉडल है या फिर आप पेंटिंग बना रहे हैं, किसकी बना रहे हैं, ठीक है? उसमें क्या चीज़ आपको दिख रही है, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि जो आपकी कैनवास है, जहाँ पे आपने रखना है कलर, जहाँ पे आपने अप्लाई करना है, तो वहाँ पे आपको किस माहौल में रखना है कलर, वो एक नज़रिया होता है, जो आपकी पैलेट के साथ चलता है। तो पैलेट में बना हुआ कलर तब तक फिट नहीं बैठता जब तक हम कैनवास तक नहीं लेके आते। अब जो भी कलर्स मैं पैलेट पे बना रहा हूँ, वो चाहे जो भी हैं, मुझे स्केच के हिसाब से जो मेरा ऑयल स्केच बन रहा है, मैं उसके हिसाब से ये कलर अप्लाई कर रहा हूँ। और ये क्रीमिश कलर है जो आप देख रहे हैं, बहुत लाइट कलर नहीं है, ऑफ वाइट है, लेकिन इसमें हाइलाइट हम और दे सकते हैं। जो आप देख रहे हैं इसकी शाइनिंग, तो धीरे-धीरे हम इसकी शाइनिंग या फिर कुछ भी इसके थोड़े-थोड़े शेड्स हैं वो हम लगा सकते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा कि इतनी सारी शेड्स आप लगा सकते हैं या फिर टोन्स दे सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इसको डिटेलिंग करनी है। मैं आपको एक इफ़ेक्ट जो ऑयल का होता है, एक ब्यूटीफुल सा, वो दे के दिखाऊँगा कि किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। एक स्केच की जो स्टडी है वो कर सकते हैं। अभी तक मैंने जो भी काम किया है, जितना भी यहाँ पे वर्क किया है, तो मैंने 2 ही टोन रखी हुई है। ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली कोई चीज़ नहीं है। इसी से हम कंप्लीट कर सकते हैं। 2 या 3 शेड से काम कर सकते हैं। अभी मेरे पास ये ऑफ वाइट वाला काम हो गया है। मैं हल्का-सा बैकग्राउंड देता हूँ इसको, ताकि हमें पता चले कि स्केच में और कितना डार्क करना है या फिर कितना उसको लाइट रखना है, या फिर हमारा जो कलर है वो हमने किस वैल्यू में लगाया है, मतलब कितना डार्क है वो, कितना लाइट है। यानी कि वहाँ पे जो रेफरेंस है वहाँ पे हम देख रहे हैं कि बैकग्राउंड बहुत डार्क है और उसके लिए जो इसकी कपड़े की शाइनिंग है वो हमें बहुत चमकदार लग रही है, बहुत ही उसका सिल्की लग रहा है जो इफ़ेक्ट है। और हम हल्का-सा इसको डल कर देते हैं जो बैकग्राउंड है, ताकि हमें पता चले कि हमारी जो हाइलाइट है वो कहाँ पे रुकी हुई है। मतलब हाइलाइट कितनी हम कर सकते हैं, कितना और ज़्यादा इसको हाइलाइट दे सकते हैं, और हमारे डार्क का जो एरिया है वहाँ पे हम कितना डार्क कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड आपके पूरे स्केच को जब कवर कर लेता है, तो काफ़ी सारी जो कलर्स की समस्याएँ हैं, मतलब जो स्टडी है वो निकल के आती है कि आपको और ज़्यादा कितना काम करना है, और ज़्यादा उसको डार्क करना है या लाइट करना है या फिर कुछ भी ऐसा। वो सामने आ जाता है आपकी बैकग्राउंड से। कलर्स के बारे में जब भी मैं आपको बताता हूँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, कलर्स को कभी भी आप एक्स्ट्रा डार्क में नहीं लेके जाना स्टार्टिंग में। जैसे चाहे ये बैकग्राउंड ही है, चाहे आपको बहुत ज़्यादा डार्क लग ही रहा हो, लेकिन फिर भी इसको आपने स्टेप में लेके जाना है। आपको हाई डार्क कहीं पे भी नहीं करना, एक्स्ट्रा डार्क कहीं पे भी नहीं करना, और जो हाइलाइट होती हैं उसके ऊपर भी आपने कभी भी बिल्कुल वाइट, जो डायरेक्ट वाइट है वो यूज़ नहीं करना। कहीं न कहीं उसमें भी शेड्स होती हैं, टोन्स होती हैं जो
कहाँ पे आपको कितना हाइलाइट देना है वो आपको बताती हैं। आसपास का जो अराउंड का एरिया है जो वो बताएगा आपको कि आपको कितनी हाइलाइट देनी है या फिर डार्क कितना करना है। तो सबसे पहले आपको यही बताऊँगा कि एक्स्ट्रा शेड जो है, एक्स्ट्रा डार्क जो है वो कभी भी कहीं पे भी नहीं लगाना। यहाँ पे जो भी कलर मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो बहुत ही लाइट सा कलर है, मतलब वही येलो ऑकर से ब्लू मिक्स और हल्का सा ऑरेंज मिक्स करके मैंने किया है ये शेड। आप डायरेक्ट ब्रांड साइना भी यूज़ कर सकते हैं हल्का सा उसको रखने के लिए। उसके बाद जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक्स्ट्रा डार्क कर सकते हैं उसको। लेकिन स्टडी के लिए ये है कि आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा डार्क कलर कहीं पे भी नहीं लगाना, मैं आपको बता रहा हूँ। और बैकग्राउंड की बात करते हैं तो आप ऐसे जब भी ऑयल स्केच करते हैं तो रफ़ जो स्ट्रोक्स हैं वो रख सकते हैं। आपको कोई भी थिक कलर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि जो थिक कलर है वो कहीं न कहीं आपको फिर से बैकग्राउंड डार्क करना है या फिर लाइट करना है या फिर कोई भी चीज़ बनानी है तो वो इफ़ेक्ट देता रहेगा। आपको पहले इसको डल करना है बैकग्राउंड को, किसी ब्राउन शेड से या फिर किसी और शेड से आप कर सकते हैं, लेकिन वही जो हैंडल हो सके ऐसा कलर लगाना है। अभी मैंने एक शेड जो लगाई है बिल्कुल बंसाइना लाइक यूज़ किया हुआ है और उसको मैं हैंडल कर रहा हूँ, हल्का सा ब्लर कर रहा हूँ इसको, क्योंकि बहुत ही शार्पनेस जो होती है कलर्स की उसको ख़त्म करनी है हमने। जहाँ पे आपका जो स्केच है वो अच्छा लगे दिखने में और बहुत जो एजेस हैं उसकी मैं ये ख़त्म कर रहा हूँ। डार्कनेस अभी देखो जहाँ पे मुझे ज़रूरत है वहीं पे मैं हल्का सा और इफ़ेक्ट दे रहा हूँ डार्कनेस का। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप ही काम करना है, चाहे वो बैकग्राउंड है, चाहे वो कोई पेंटिंग है या फिर कोई पोर्ट्रेट है। कहीं पे भी आप जब भी ऑयल वर्क करते हैं या फिर स्केच करते हैं या फिर किसी और मटेरियल में भी काम करते हैं तो हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही हम करते हैं। ये एक मेथड है, किसी को भी एक चीज़ को पकड़ के हम कंप्लीट नहीं करते। उसके बाद हमें यहाँ पे ऑरेंज सा शेड दिख रहा है तो इसको भी हम दो ही कलर्स में लेंगे। सेंटर में इसके गोल्डन सी जो लाइन आपको दिख रही है उसको भी हम बना सकते हैं। देखो मैं कितना बोल्ड वर्क कर रहा हूँ, इसमें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा हूँ। यानी कि अभी देखो फ्लैट एक कलर है जो कि स्टडी में काफ़ी अच्छा लग रहा है, सीधा ऑरेंज सा शेड मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे डार्कनेस है तो मैं ऑरेंज शेड को हल्का सा डार्क टोन लगाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो उसकी जो गुलाई है वो दिखना स्टार्ट हो गई है। जो इसकी हाईलाइट है वो हम इसके ऊपर और भी दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसको इतने वर्क में रखते हैं। आप कभी भी कोई भी स्केचेस करते हैं तो थोड़ा सा उसका साइज़ बड़ा रख सकते हैं या फिर इतना तो काफ़ी है। और इसमें क्या होता है कि आप इसमें स्ट्रोक्स के साथ काम कर सकते हैं, मतलब कलर को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको 2 या 3 शेड लगाने में ईज़ी होगा अगर आप इतना सा साइज़ करते हैं। और अगर आप बहुत बड़ा करते हैं साइज़ तो उसमें थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है आपको हैंडल करने में। जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं तो मुझे लगता है इतना सा साइज़ आपको लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलर्स भी नहीं लग रहे और जितने भी आपके पास कलर है, क्वांटिटी है, उसी से काम कर सकते हैं। और हैंडल करने का जो तरीका है वो बहुत ईज़ी रहता है। जब आप इतने से स्केच में करते हैं तो ऑब्वियसली आप बोल्ड जो स्ट्रोक लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें आप बहुत ज़्यादा बारीकियाँ नहीं दिखा सकते, बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ जो आप ज़्यादा सिटिंग नहीं है, ज़्यादा देर काम कर नहीं पाते या फिर आपके पास टाइम नहीं बचता और ये आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं इसको थोड़े से टाइम में, 1 डेढ़ घंटे में आप कंप्लीट कर सकते हैं इतने से स्केच को। तो कहने का मतलब ये है कि आप उतना सा साइज़ रखो जिसमें आप कलर अप्लाई कर सको, उसमें थोड़े से बोल्ड स्ट्रोक्स लगा सको। और जैसा भी आपके पास ब्रश है, बहुत ज़्यादा ब्रिकी वाला ब्रश जो कि बहुत पॉइंटेड ब्रश होते हैं वो मत यूज़ करो। कोशिश करो कि फ्लैट ब्रश से काम करो और जो भी स्ट्रोक्स हैं वो रखो थोड़े से
स्टडी के लिए आप कलर स्टोन का इस्तेमाल इस तरीके से करो कि आपको अप्लाई करें और वो दिखे कि आपकी शेड हो रही है। और जो भी यहाँ पे देखो, अभी मैं अप्लाई कर रहा हूँ रेड कलर, तो रेड की 2 ही टोन्स होंगी। देखो अभी मैं फ्लैट कलर्स दे रहा हूँ एक, उसके बाद हाइलाइट या फिर थोड़ा-सा मैं डार्क कलर दे सकता हूँ इसमें। तो उसी से वो चीज़ जो आप सामने देख रहे हैं रेफ़रेंस में, वो दिखना स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पे चाहे मुझे कितने भी ज़्यादा फ़ोल्ड लग रहे हैं, कितनी भी ज़्यादा उसमें बारीकियाँ लग रही हैं, लेकिन मैं उसको स्ट्रोक से ही करूँगा, क्योंकि यही मेरी एक स्टडी है। मुझे सीखना है इसको कि किस तरीके से बनाना है। मुझे सीखना है कि कौन-सी चीज़ किस तरीके से बन सकती है। मुझे सीखना है कि बहुत ज़्यादा बारीकियों में नहीं जाना, बोल्ड स्ट्रोक से कैसे काम कर सकता हूँ मैं, एक अच्छे पैच से कैसे काम कर सकता हूँ। अगर आप पैची काम कर रहे हैं, तो पैच को अगर आप बहुत ज़्यादा मिक्स कर देंगे, उसमें ब्लर इफ़ेक्ट दे देंगे, तो वो जो चीज़ें आपका इफ़ेक्ट है या फिर आपकी स्टडी है, वो कहीं न कहीं उसी में गुम हो जाती है। तो स्टार्टिंग में अपने पैचेस को रख दो बस, उसको ज़्यादा इधर-उधर मत मिक्स करो। जैसे अभी ये स्ट्रोक्स दे रहा हूँ मैं हल्के-हल्के, तो पहले बिल्कुल मिडल टोन से मैं बना रहा हूँ। फिर उसके बाद हाइलाइट दे सकता हूँ, फिर उसके बाद डार्क दे सकता हूँ। तो 3 टोन में स्केच को अच्छी लुक दे सकते हैं, हम बना सकते हैं। अभी जैसे देख रहे हैं मैं इसके पैरों के अराउंड जो काम कर रहा हूँ, वो वहाँ पे चाहे आपको कितनी भी बारीकियाँ दिख रही हों, लेकिन आपको इस तरीके से हैंडल करना है कि स्ट्रोक्स में आप उसको कंप्लीट कर पाओ, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा जो डिटेलिंग है उसकी, उसमें फ़ोकस नहीं करना। उसके अराउंड जो शेड आ रही है, हाइलाइट आ रही है या फिर डार्कनेस आ रही है, तो वहीं पे फ़ोकस करना है। तो स्ट्रोक से वो चीज़ बन जाएगी जो हमें दिखाई दे रही है। जैसे हम किसी चीज़ को दूर से देखते हैं, तो वो वाला इफ़ेक्ट हम यहाँ पे देना है, स्ट्रोक्स देने हैं। जैसे आप इसी स्केच को दूर से देखते हैं, तो वो ज़्यादा डार्क लग रहा है और हाइलाइट दिख रही है, मिडल टोन जो है वो ब्लर दिख रही है। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लगाऊंगा, मिडल टोन को थोड़ा सा शेड में रखते हैं। अभी देखो जो उसके कमर पे बंधा हुआ कपड़ा है वो नीचे की तरफ आ रही है ड्रेपरी, तो उसकी यहाँ पे शेडो आ रही है। तो शेडो को हम ज़्यादा डार्क नहीं कर पाएंगे, हल्के से कलर्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो नीचे वाला कलर है वो हमारा गंदा नहीं करना, हमें मैले कलर नहीं लगाने वहाँ पे। एक फ्रेश सा कलर हम लगा के उसको बना सकते हैं। जो वहाँ पे फोल्ड आपको दिख रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा बारीकियाँ नहीं हमने करनी। अभी देखो मैं आपको सामने वो एक शेड ही रखी है, तो उसी से वो फोल्ड का जो इफ़ेक्ट है वो दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ध्यान से काम करना है, मतलब किसी भी चीज़ की बारीकियों से हट के एक बोल्ड रखना है अपने वर्क को। अपने जो स्ट्रोक में जो काम करना है वो रखना है कि हमारा स्ट्रोक कितना बड़ा लग सकता है, किस डायरेक्शन में लग सकता है और कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे अभी छोटे-छोटे जो फ़ोल्ड हैं वो हम ऐसे ही थोड़ा-सा इफ़ेक्ट दे के बना सकते हैं। अभी देखो फ़ोल्ड का जो इफ़ेक्ट है वो आना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे ही करना है वर्क। और जो आपकी शेड है वो कहीं न कहीं अलग-अलग रहनी चाहिए। जैसे मैंने ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है वहाँ पे जो कमर पे बंधा हुआ कपड़ा। अगर वो व्हाइट में चला गया तो ग्रीन का कुछ और ही बन जाएगा। अगर व्हाइट कलर उसके अंदर जाता है तो वो ग्रीन का जो क्वांटिटी है उसकी, वो कहीं न कहीं ख़त्म हो जाएगी। उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी ह्यू है कलर की, वो कहीं न कहीं ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ऑयल में एक चीज़ होती है कि आपके जो कलर हैं वो गीले रहते हैं, और आपके जो कलर्स के ऊपर जो आप अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी कलर्स के आप ऊपर कलर लगा रहे हैं, तो उसी की शेड होनी चाहिए, उसी की टोन होनी चाहिए और उसी का जो टिंट है वो होना चाहिए। ये चीज़ें अगर हम नोटिस नहीं करते, कहीं कोई भी कलर के ऊपर अगर आप आउटसाइड वाला कलर लगा देते हैं, आउटसाइड मतलब जो भी इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता या फिर इसके ऊपर लग नहीं सकता, उसकी वैल्यू सही नहीं है या फिर उसकी जो ह्यू है वो कहीं न कहीं ज़्यादा है या एक्स्ट्रा ज़्यादा है या फिर कुछ ऐसा है, तो वो नीचे वाला जो बेस कलर है उसका, उसको भी गंदा करेगा और जो ऊपर वाला अप्लाई कर रहे हैं वो भी कहीं न कहीं हमारा इफ़ेक्टिव होगा कलर, इफ़ेक्ट उसका अच्छा नहीं आएगा।
तो इसलिए हमें दोनों साइड देख के चलना पड़ता है कि आपकी जो शेड है वो कैसी है, और आप जो वाइट मिक्स करके आप टिंट बना रहे हैं वो कैसा अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसको ऊपर रख सकते हैं और कलर। इसकी आपको स्टडी करने से जब आप स्केचेस बनाओगे तब इसकी नॉलेज मिल जाएगी कि हम कितने मोटे कलर को, कितने थिक कलर्स को अप्लाई कर सकते हैं ऊपर, और नीचे वाला कलर्स कितना लाइट होना चाहिए, कितना ट्रांसपेरेंस होना चाहिए। मतलब ये चीज़ें आपको जब भी आप स्टडी करोगे तब ये कर सकते हैं। और कोशिश यही रहती है मेरी हमेशा कि मैं जो भी कलर्स हैं, जितनी भी आप क्वांटिटी से काम करते हैं, कलर्स की जो मोटाई है, जो आप थिक लगाते हैं कलर्स को, वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है। जैसे मैंने पहले कोशिश की थी, सिंपल कलर लगाया, एक बेस टोन लगाई है, जो फ्लैट कलर लगाए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो कलर लगाया है वो हल्का सा और ज़्यादा थिक लगाया। अब हम नेक्स्ट लेयर जब काम करेंगे इसके ऊपर, तो वेट एंड वेट काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर रखने के लिए कलर्स को एक सॉफ्ट ब्रश, या फिर इसी ब्रश से आप, अगर हैंडलिंग अच्छी है तो आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर हल्का सा थिक कलर लगेगा। उसके बाद अगर आप थर्ड लेयर या फोर्थ लेयर या फिर एक्स्ट्रा लेयर्स आप लगाते हैं, तो उतना ही कलर्स की जो क्वांटिटी है ब्रश भरने की, तो वो आप पूरा थिक रखेंगे कलर, क्योंकि बहुत लाइट कलर आप वहाँ पे लगा नहीं सकते। उसके ऊपर बिल्कुल रखना पड़ेगा आपको कलर। स्पैचुला से या ब्रश की मदद से आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है ऑयल करने का, वेट एंड वेट। जब कलर्स की आप एक लेयर दे देते हैं, आप सुखा लेते हैं, उसके बाद आप लेयर लेते हैं, तो वो एक अलग मेथड होता है। तो यहाँ पे हम वेट एंड वेट काम कर रहे हैं। तो नीचे वाला जो लेयर है वो बहुत लाइट है, उसके ऊपर जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे मुझे पता है कि मैं उसको मोटे कलर लगा रहा हूँ, उसके ऊपर थिक कलर लगा रहा हूँ। तो ये मेथड है काम करने का, या फिर स्टडी आप जब भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं, उसके ऊपर कलर लगा सकते हैं। अभी मेरे पास एक हैंड है करने के लिए, तो मैं अगर इसकी एक एक फिंगर बनाना चाहूँगा तो बहुत ही तरीके से करना पड़ेगा। मैं इसको सबसे पहले इसका जो बेसिक है वो रखूँगा। बेसिक मतलब मैं फिंगर्स की ड्राइंग्स या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं करने वाला फ़िलहाल। मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा एक लाइट कलर और एक डार्क कलर। 2 कलरों से मुझे इसका जो प्रोपोर्शन है, हैंड की जो एक्शन है, वो सारी चीज़ें मुझे दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बाद ही मैं इसकी डिटेलिंग कर पाऊँगा। उससे पहले मुझे ऑल ओवर पूरे स्केच को धीरे-धीरे सेटल करना है, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ पे ज़्यादा वर्क करने वाला है या फिर कहाँ पे उसको रफ़ छोड़ना है मुझे। तो एक बार ये देखो, लुक वाइज़ एक स्केच का जो इम्प्रेशन है वो हमारे सामने बन गया है। उसके बाद हम इसकी शार्पनेस लेके आएँगे, जो डिटेलिंग है हल्की-सी वो लेके आएँगे, तो वहीं से हमारा स्केच कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे फेस से स्टार्ट करते हैं अभी, ऊपर से लेके नीचे तक हम थोड़ा-थोड़ा काम करेंगे, उसको हैंडल करेंगे तो पता चल जाएगा कि डिटेलिंग किस तरीके से कर सकते हैं। उसको भी हम बोल्ड में रखेंगे, ज़्यादा बारीकियों में नहीं जाएँगे, ताकि आपके वर्क में आपकी हैंडलिंग, जो भी आपकी पकड़ है वो बनी रहे, कहीं पे भी आपकी कन्फ्यूज़न ना बढ़े। और फेस के बारे में अगर हम बात करें तो पहले डार्कनेस, जैसे हम किसी भी स्केच में देते हैं, उसकी डिटेलिंग से पहले वहाँ पे आइज़ का जो एरिया है वो रखेंगे। अभी आप जब दूर से देख रहे हैं तो आइज़ का इफ़ेक्ट आपको दिखना स्टार्ट हो गया होगा कि कहाँ पे हमारी आइज़ सेट बैठ रही हैं। तो बहुत ज़्यादा बारीकियाँ नहीं करेंगे, हम डिटेलिंग नहीं करेंगे। वेट एंड वेट है और स्ट्रोक से कर रहे हैं, और बहुत छोटा-सा फेस है, ठीक है? अगर मैं अपने नेल के हिसाब से देखूँ तो नेल जितना ही है, मेरे अंगूठे का जितना नेल है, तो उतना ही ये इसका है फेस। और इतने फेस में हम क्या डिटेलिंग कर सकते हैं, उसको अच्छा इफ़ेक्ट दे सकते हैं। जो भी उसके एक्सप्रेशंस हैं या फिर उसके लुक है, उसकी मुस्टैचेस, जो भी उसकी शेडिंग या फिर आइज़ की लुक है, वो हम देने की कोशिश करते हैं। और बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे।
मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि उसका फेस लुक वाइज अच्छा बन पाए। जैसे ये चीज़ बहुत बोल्ड है उसकी, और करैक्टर भी यहाँ पे फिट रहता है। मुझे ऐसे करैक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने ये चूज़ किया। और कलर्स लगभग इसमें सारे ही आ चुके हैं। ब्लू भी आ गया, ऑरेंज आ गया, ग्रीन आ गया, वाइट आ गया, ऑफ वाइट आ गया और रेड भी आ गया। मतलब टोटली कलर इसमें फिल हो गया। और फेस के बारे में 2 या 3 शेड में ही काम करेंगे। एक मैंने पहले मिडल टोन दिया है उसका, एक लाइट दिया है। तो ये दोनों टोन जो मिडल ही हैं, हाईलाइट अभी हमने रखी नहीं है इसके ऊपर। जब हाईलाइट रखेंगे या फिर थोड़ा सा डार्क लगाएंगे तो उम्मीद है कि ये फेस अच्छा बन जाएगा, क्योंकि ये एक बोल्ड फेस है। बोल्ड मतलब हम स्ट्रोक से काम कर रहे हैं। और दूसरा ये कि ये बहुत छोटा साइज़ है, उसमें हम बोल्ड क्या रखेंगे, कितने स्ट्रोक रखेंगे, उसका हम इफ़ेक्ट दे सकते हैं। लुक वाइज उसको इफ़ेक्ट दे सकते हैं कि ये किस तरीके से देख रहा है, या फिर इसके एक्सप्रेशन क्या है, या फिर फेस का पूरा जो प्रोपोर्शन है उसका क्या है। मतलब एक फेस बन सकता है अच्छा। धीरे धीरे उसको साथ के साथ इसके अराउंड काम कर रहे हैं, यानी कि उसको ज़्यादा हाईलाइट देने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे बहुत डार्क लाइट है इसमें, जो बैकग्राउंड है बहुत डार्क है, तो यहाँ पे हम इसको मिडल में रख रहे हैं, हल्का सा स्केच की लुक दे रहे हैं। और कंप्लीट इसको हम स्ट्रोक में ही करेंगे। हम इसको बहुत ज़्यादा बारीकियाँ इसमें दिखा नहीं सकते, लेकिन जो स्ट्रोक हैं वो मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जो ऊपर इसके हाइलाइट्स लगेंगे उससे अच्छा लगेगा। अभी ये देखो यहाँ पे गोल्डन लाइन है, तो पहले हमें हल्की सी डार्क लाइन देनी है, उसके बाद हम हाईलाइट रखेंगे। ये चीज़ें डार्क लगाने के बाद हमें हाईलाइट दिखनी स्टार्ट हो जाती है कि हम कितनी लगा सकते हैं, उसको कितना हाईलाइट दे सकते हैं। अभी देखो डार्कनेस से शेप नज़र आने लगी, और किस तरीके से हम स्ट्रोक रख सकते हैं वो हमें पता चल गया। एक्स्ट्रा हाईलाइट जब देंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा स्केच बन जाएगा ये ऑयल। यहाँ पे ऑरेंज का जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा लग रहा है। ये फोल्ड है, फोल्ड को बहुत ज़्यादा बारीकियों में क्या देखना है, इसमें स्ट्रोक रख सकते हैं आप। क्योंकि देखो एक साइड हाईलाइट है बिल्कुल, एक साइड हल्का सा ऑफ वाइट है। तो ऑफ वाइट तो हमने कर ही रखा पहले से, तो हाईलाइट की ज़रूरत है। डार्क कलर्स के बाद हम हाईलाइट देंगे जो कि शाइन करेगा। जो भी ड्रेपरी है पूरी शाइन करने लग जाएगी। इसमें देखो धीरे धीरे जो गोल्डन इफेक्ट है वो भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो उसके भी अभी स्ट्रोक्स लगेंगे। तो धीरे धीरे अभी नज़र आने लग गया है कि स्केच जो है अच्छे मोड पे पहुंच गया है। थोड़ा सा काम और करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसे अभी बैकग्राउंड पे जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत है वहाँ पे हम स्ट्रोक रख सकते हैं, इसको डार्क दे सकते हैं। और जो भी इफ़ेक्ट है ड्रेपरी का वो हमें और ज़्यादा लाइट लगने लग जाएगा जब भी हम डार्क करेंगे। तो बैकग्राउंड का बहुत अच्छा रोल होता है इसमें आपके वर्क में, कोई भी आप पेंटिंग करते हैं। अभी जैसे मैं हाईलाइट दे रहा हूँ तो वो मैं बैकग्राउंड से जज कर रहा हूँ कि मुझे कितना हाईलाइट करना है, उसको कितनी ज़्यादा शाइनिंग की ज़रूरत है इस ड्रेपरी को, वो मुझे बैकग्राउंड से पता चल रहा है। इसलिए मैं यहाँ पे हल्के हल्के पैचेस रखूँगा लाइट कलर के, लाइट शेड के, और उसी टोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो भी उसने पहने हुए हैं गवर्नमेंट्स ऑफ वाइट के। तो हम हल्की सी लेमन येलो टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट और लेमन येलो का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही शाइनिंग होता है। यहाँ पे मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट वाइट नहीं लगा सकते, और कोई और शेड भी नहीं यहाँ पे काम करेगी। जो भी डार्कनेस उसमें दी है, उसका जो शेड हमने लगाया ड्रेपरी का, उसके हिसाब से हम लेमन येलो का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाइट के अंदर हल्का सा लेमन येलो की हाईलाइट दे रहा हूँ मैं। उसके साथ ही वो जो कपड़े उसने पहने हुए हैं वो शाइन कर रहे हैं, तो इफ़ेक्ट अच्छा आ रहा है।
इस हाइलाइट का। अगर मैं बैकग्राउंड को बहुत ज़्यादा डार्क करूँगा तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा हाइलाइट लगेगा मुझे। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं हल्का-सा ब्राउन ही रखूँगा इसको अभी, ताकि हमें डार्कनेस का पता चल सके कि ड्रेपरी में डार्कनेस क्या करनी है। उसके बाद हम बैकग्राउंड के ऊपर जाएँगे। अगर हमें ज़रूरत हुआ तो हम डार्क करेंगे, नहीं तो इट्स ओके। हमारे स्केच में जितना भी हम कम काम कर सकते हैं, जितना भी हम ज़्यादा उसमें पैचेस देंगे, ज़्यादा टोन्स करेंगे, ज़्यादा डिटेलिंग में जाएँगे, तो हमारी स्टडी जो है वो ग्रोथ रुक जाती है। आप स्टार्टिंग में बोल्ड वर्क करो, कितने आप बोल्ड स्ट्रोक लगा सकते हैं, कितना आप उसको इफ़ेक्ट दे सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ की डिटेलिंग में जाने से पहले उसको कितना मैनेज कर सकते हैं, उसकी ड्राइंग और 1-2 शेड में काम कर सकते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अभी तक हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में गए नहीं हैं। मैं इफ़ेक्ट दे रहा हूँ हर एक चीज़ का, आप देख सकते हैं। येलो के स्ट्रोक्स हैं वो भी, और जो मैंने ग्रीन या फिर रेड नीचे दिया है, या फिर ये इसके वाइट कपड़े का इस्तेमाल किया हमने, हल्का-सा इसको क्रीमिश किया है, तो वो भी इफ़ेक्टिव है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हमने की नहीं है कहीं पे भी, आप देखो। हल्का-सा मैं डार्क दे रहा हूँ कि वाइट कलर जो है और ज़्यादा निखर के आएगा। एक्स्ट्रा हैवी शेड मैंने कहीं पे भी नहीं दिया। तो यही एक स्केच करने का तरीका है, जो आपको बिल्कुल लाइट शेड्स देके, लाइट कलर्स लगा के आप सीख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। बैकग्राउंड को ऐसे ही हल्के में रखते हैं अभी, कोई भी एक्स्ट्रा शेड टोन्स नहीं देते। फेस की हल्की सी डिटेलिंग करके देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि अभी देखो इफ़ेक्ट ज़रूर आ चुका है इसका फेस का। हमें दिख रहा है कि किस साइड दिख रहा है। हमें फेस की हाइलाइट या फिर डार्क में भी कोई इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं लग रही। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा और बताना चाहता हूँ, अगर आपका है मूड या फिर आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, तो कोशिश कर लो कि कितना अच्छे से हो पाए ये वर्क, और ज़्यादा इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि आपका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आ गया, आपका मन है कि और ज़्यादा इस पे काम करना है, तो मैं आपको वही करके दिखाता हूँ कि कहाँ तक का हमारी जो वर्क करने की क्षमता है, या फिर हमारे पास एनर्जी है काम करने की, या फिर हमारी कितनी स्टडी है, हम उसको कितना कैच कर पाते हैं वर्क को, वही चीज़ हम कर सकते हैं। या फिर हमारे कलर कितने वेट हैं, उसके ऊपर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, उसको कंप्लीट किस हद तक कर सकते हैं, वो हम करके देखते हैं यहाँ पे। और नीचे वाला जो कलर है वो बिल्कुल गीला है, लेकिन उसके ऊपर ही अप्लाई कर रहे हैं धीरे-धीरे। तो अभी मुझे लगता है हल्का-सा हम डार्क कर सकते हैं उसको, और बहुत ज़्यादा बारीकियों में नहीं जाते। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पैचेस, छोटे पैचेस हम लगा के इसको अच्छा कंप्लीट कर पाएँ। तो ये इसका इफ़ेक्ट है फेस का। हमें अभी देखो फेस में हाइलाइट दिखनी स्टार्ट हो गई है। लाइट लग रहा है फेस, एक तरफ डार्क लग रहा है, तो इसकी जो शेप है वो अच्छी लगने लगी है पहले से। मुस्टैचेस इसकी हैवी है, डार्क है। मैं पहले देखो ब्राउन सा कलर लगाया हुआ है, हम इसको डार्क देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं, इसको ऐसे लाइट में रखते हैं। लिप्स का इफ़ेक्ट यहाँ पे देना है। लिप्स की अगर आप देखो बहुत छोटा-सा फेस है, तो इसमें आप इफ़ेक्ट दे सकते हैं। आप उसकी डिटेलिंग में ऐसे ही काम नहीं कर सकते। वहाँ पे आप स्ट्रोक ही लगा सकते हैं। मतलब आपके पास इतना ही है कि आप स्ट्रोक में ही काम कर सकते हैं। वहाँ पे 2, 3, 4 शेड नहीं लगा सकते, और सिर्फ़ इफ़ेक्ट जो है लिप्स का वो ही देंगे, और ये अप्लाई करते हैं इसकी मुस्टैचेस। जो इसकी मूंछें हैं वो बड़े आराम से बना सकते हैं हम। 2 ही स्ट्रोक लगाने हैं बड़े आराम से, क्योंकि ये बहुत छोटा है तो मुझे ब्रश को बहुत फ्लैट सा करके चलाना पड़ रहा है। राउंड ब्रश है लेकिन फ्लैट करके चलाना पड़ रहा है, राउंड वहाँ पे काम नहीं कर रहा ब्रश। अगर आप सिर्फ पोर्ट्रेट बना रहे हैं, पोर्ट्रेट स्टडी कर रहे हैं, पोर्ट्रेट के अंदर जा रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे हम ऑयल पोर्ट्रेट के बारे में जानेंगे। लेकिन मैं इसमें भी आपको बता रहा हूँ कि ये भी एक छोटा पोर्ट्रेट है, लेकिन उसमें अगर थोड़ा-सा हम बड़ा साइज़ सिर्फ पोर्ट्रेट करते हैं,
तो उसमें ये वाले जो स्ट्रोक हैं, नोज़ के अराउंड या फिर आईज़ स्ट्रोक्स हैं, वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं उसकी। और यहाँ पे छोटा होने के कारण हमें स्ट्रोक लिमिटेड देने हैं। लेकिन मुझे लगता है ये अच्छा इफ़ेक्ट निकल के आएगा इसके फेस का, जो हम कर रहे हैं, जिस तरीके से काम हो रहा है। अभी डार्कनेस और देनी है, इसकी डिटेलिंग और करके देखते हैं, क्योंकि जब तक कलर यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं छोटे से फेस के ऊपर, तो कोशिश करते हैं हाईलाइट यहाँ पे रख सकते हैं नोज़ की। तो अभी देखो डेप्थ वाला एरिया जो है वो हाईलाइट से दिखना स्टार्ट हो गया। हम हल्का सा नेक की साइड और डार्क करेंगे तो हाईलाइट और ज़्यादा दिखनी स्टार्ट हो जाएगी हमें। तो ऐसे छोटे छोटे काम करके इसको और ज़्यादा हम डिटेलिंग कर सकते हैं इसमें, तो जहाँ तक पॉसिबल है। नीचे देखो कलर मैंने बिल्कुल थिन लगाया हुआ है, बिल्कुल ही पतला कलर जो अप्लाई किया था। अभी जैसे जैसे मैं उसके ऊपर और लेयर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कलर्स उसके ऊपर लग रहे हैं, मतलब अप्लाई हो रहे हैं। तो वेट एंड वेट आप काम करते हैं तो यही पॉसिबिलिटी रहती है हमारे पास कि पतले जो कलर नीचे लगाए हुए हैं, थिन कलर जो लगाए हुए हैं, उसके ऊपर आप थिक लेयर लगा सकते हैं। मतलब जब नेक्स्ट टोन लगती है तो थिक कलर ही लगेगा। तो जब भी आप कोई भी स्टडी करोगे या काम करके देखोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने मोटाई में कलर रखना है, मतलब थिन रखना है या थिक रखना है। वो आपकी स्टडी हो जाएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो डिटेलिंग की बात जब तक हमारे ये कलर्स लग रहे हैं, तब तक हम डिटेलिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। और अभी देखो जो वहाँ पे दिख रहा है हमें स्ट्रोक्स, वो यहाँ पे हल्के हल्के अप्लाई कर रहे हैं। टोन्स यहाँ पे 1-2 टोन्स के ऊपर ही काम कर रहा हूँ मैं। तो जितनी भी वहाँ पे डिटेलिंग हमें दिख रही है, यहाँ पे कोशिश करते हैं इसको और ज़्यादा अच्छा करने की, और छोटे से स्ट्रोक दे रहा हूँ मैं। तो धीरे धीरे ये स्ट्रोक जो हैं, आपको जब थोड़ा सा दूर से देखोगे तो इनका इफ़ेक्ट जो बहुत अच्छा लगेगा। स्केच को धीरे धीरे हैंडल करने का ये तरीका है कि जितना भी आपको वर्क दिख रहा है उसके अंदर, उसको धीरे धीरे स्ट्रोक में ही ख़त्म करना है। अगर उसकी हम मिक्सिंग करने लग गए, अगर आप इसको और ज़्यादा हलचल करने लगे कलर्स की, तो वो इफ़ेक्ट नहीं आएगा जो स्केच वाला है, या फिर ये बहुत सारी चीज़ें जो ब्लर हो जाएंगी, उसकी हम इतनी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर पाएंगे। और इससे ये अच्छा है कि आपको लाइट एंड डार्क को पकड़ना है और उसी को इफेक्ट देना है अच्छे वाला, जो कि स्ट्रोक में रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे गोल्डन लाइन है, तो इसका जितना अच्छे से हम स्ट्रोक देंगे, वही एक शाइन करेगा, मतलब जो सिल्की इफेक्ट देगा। तो उसको हम कितने अच्छे तरीके से दे सकते हैं, वही एक स्टडी है। ये देखो यहाँ पे इसने कुछ पहना हुआ, तो उनके भी हम स्ट्रोक ही देंगे, तो उसी से जो उसका इफेक्ट है वो आएगा। जो मालाएं इसने पहनी हुई है, उसको हमने एक एक जो मन के यहाँ पे नहीं बना सकते, मोतियों की माला जो पहनी हुई है, तो ऐसे इफेक्ट दे सकते हैं उसका कि कुछ पहना हुआ उसने। कलर्स के स्ट्रोक दे सकते हैं इसको और ज़्यादा अच्छा करने के लिए। और अभी देखो धीरे धीरे बात बननी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे इसने कुछ पहना हुआ है, तो ऐसे स्ट्रोक दे सकते हैं, तो इससे पता चलेगा कि कोई चीज़ है वहाँ पे शाइन कर रही है या फिर कुछ पहना हुआ है। इसका इफेक्ट दे सकते हैं हम स्ट्रोक से ही, यहाँ पे भी। और यहाँ पे इसने काफ़ी कुछ पहना हुआ है, तो काफ़ी स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। अगर इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता, अगर हम इसको साइज़ में बड़ा रखते, तो शायद हम इतनी जल्दी ना कर पाते। लेकिन जो चीज़ें हैं उसको और ज़्यादा शेड्स या फिर टोन दे सकते थे, और ज़्यादा उसकी डिटेलिंग या फिर उसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत अच्छे से कर सकते थे। यहाँ पे बहुत ही माइक्रो वर्क लग रहा है। यहाँ पे मैं बहुत ही छोटा ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे ज़ीरो वाला ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, तो उसी से ये स्ट्रोक लगा रहा हूँ। तो इतने से फेस के अंदर आप कितना वर्क कर सकते हैं, ये मुझे लगता है हमने इतना सोचा नहीं था, इतनी डिटेलिंग जो हम कर रहे हैं।
इतना हो नहीं पा रहा था, लेकिन अभी जो स्ट्रोक लग रहे हैं वो अच्छा लग रहा है करके, और मज़ा आ रहा है। जो वर्क है वो तो जो भी जैसा होगा वो एक अलग बात है, लेकिन इसके ऊपर जब मैं कलर्स चला रहा हूँ तो वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, मतलब अप्लाई बहुत अच्छे से हो रहे हैं, इसके ऊपर स्ट्रोक लग रहे हैं। जितनी लेयर मैं लगा रहा हूँ धीरे धीरे उसके ऊपर काम कर रहा हूँ तो वो बहुत अच्छे से हो रहा है। मतलब आप जब भी वर्क करने की कोशिश करें, कैनवास अगर यूज़ करते हैं तो बेटर है, लेकिन स्टडी के लिए जब आप कोई भी अपनी वर्क की स्टडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो अच्छे से इस शीट का यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्टडी होती है, बहुत अच्छे से आप काम कर सकते हैं इससे। मतलब आपको कंपैरिज़न कैनवास से जो टेक्सचर मिलता है कैनवास में, वहाँ पे इतना फाइन नहीं कर पाओगे। ये शीट जो पेपर है इसमें बहुत ही स्मूथ है और बहुत छोटा वर्क है जो आप कर सकते हैं इसके ऊपर। तो मुझे लगता है एक बार ये भी ट्राई करना चाहिए, कैनवास से अलग करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम इसके ऊपर डिटेलिंग कर सकते हैं। मतलब अगर ये बहुत छोटा सा साइज़ है, बहुत ही छोटा सा फेस है, कैनवास के ऊपर होता तो टेक्सचर दिखता, तो यहाँ पे स्मूथ लग रहा है, साफ लग रहा है बिल्कुल। तो इसलिए ये छोटा सा फेस जो है वो अच्छा लग रहा है लुक वाइज। तो इसमें डिटेलिंग और भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है स्ट्रोक में हम इतना काम कर सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रोक लगाए हैं, क्योंकि अगर हम और ज़्यादा इसको बोल्ड करते हैं तो शायद इसकी लुक कुछ और होती, लेकिन जैसा स्केच है, जितना इसका साइज़ है, उसके हिसाब से हमने मुझे लगता है काफ़ी सारा वर्क कर लिया है इसमें। काफ़ी ज़्यादा टोन्स भी दे दिए हैं। तो फेस में ज़्यादा कलर्स नहीं मैंने रखे, 2 या 3 ही शेड टोन्स दिए हैं। तो यहाँ का एरिया देखते हैं, जैसे ये गोल्डन लाइन है तो डार्क लाइन भी हमें देनी होगी, क्योंकि अगर एक ही टोन में है तो फ्लैट लगता है। हमने थोड़ी सी शेड लगाई है तो लाइट एंड डार्क दोनों चीज़ यहाँ पे आ गई हैं। उसके बाद ये चीज़ जो हल्की सी डार्कनेस से बात बन जाएगी, ये जो वहाँ पे बंधा हुआ है। तो ये देखो, ये स्ट्रोक ही लगा रहा हूँ मैं। ये छोटे छोटे स्ट्रोक बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहे हैं वर्क को। इसकी डिटेलिंग हमें जो इतनी दिखती है, जितनी हम कर सकते हैं वैसे ही काम करना है। आपको कुछ एक्स्ट्रा में कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना। ये जहाँ तक आपके स्ट्रोक लग रहे हैं आप लगाते जाओ, जहाँ तक कलर्स अप्लाई होते हैं करते जाओ। इससे जो वर्क की शाइनिंग है वो बनती जा रही है, क्योंकि हमें दोनों साइड काम करना है। पहले हमने मिडल टोन में वर्क किया था पूरे स्केच में, अभी हाईलाइट और हाई डार्क दोनों को साथ लेके जा रहे हैं। तो हाईलाइट जो है वो आपको शाइन दे रहा है, जो डार्कनेस है वो आपकी डिटेलिंग में हेल्प कर रही है। मतलब दोनों चीज़ें आपको साथ की साथ करनी है। अभी जितना भी वर्क हुआ है वो 2 या 3 टोन्स में हुआ है। अगर आप थोड़ा सा बड़ा स्केच करते हैं, अगर बड़ा आप लेते हैं कोई वर्क करने के लिए, तो वहाँ पे आप काफ़ी सारे कलर्स लगा सकते हैं, टोन्स लगा सकते हैं। उसमें कलर स्कीम जिसको बोलते हैं, जैसे किसी भी एक कलर को लेके आप चल रहे हैं तो उसी कलर्स के जो शेड हैं, टोन्स उसके बना के वो यूज़ कर रहे हैं। जैसे ग्रीन का मैंने 2 या 3 शेड दिए हैं तो उसमें मैंने टोन रखी है उसी तरीके से। अभी यहाँ पे जो हैंड बनेगा तो उसका भी हम इफेक्ट देंगे 2 या 3 शेड में। सबसे पहले तो एक इम्प्रेशन जो होता है हैंड का वो लेना होता है कि किस तरीके से इसकी ड्राइंग बनेगी, या फिर वर्क किस तरीके का होएगा, या फिर हैंड को उसने रखा किस तरीके से है वो एक्शन। धीरे धीरे उसको कंप्लीट करेंगे, यानी कि फिंगर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अभी देखो हल्का सा हमें दिखना स्टार्ट हो गया कि जैसे वहाँ पे हमें दिख रहा है। तो सिर्फ इफेक्ट बहुत ज़रूरी होता है आपको, यानी कि इसका पूरा जो ओवरऑल उसके हैंड की ड्राइंग है वो हमें सेट करनी है पहले, उसके बाद ही हम उसकी डिटेलिंग तक पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत ही छोटा सा हैंड है, हम उसका इफेक्ट ही देंगे, एक एक चीज़ नहीं बनाएंगे। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है इसकी फिंगर्स को बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में बनाने की, और सिर्फ एक हैंड का रखने का तरीका जो है वो हम बना सकते हैं ऐसे। जो फिंगर्स हैं उसकी हल्की सी लाइट बनेगी, और दूसरी साइड उसका जो फोरशॉर्टनिंग में आ रहा है ऊपर वाला हिस्सा वो हमने डार्क में रखा है। हाँ, यहाँ पे
उसने अंगूठियाँ पहनी हुई हैं, तो उसका इफ़ेक्ट दे सकते हैं। थोड़ा-सा स्ट्रोक देके वहाँ पे कोई डिज़ाइन डाल सकते हैं। मतलब डिज़ाइन मीनिंग हमें एक स्ट्रोक ही देना है किसी कलर का, जो अंगूठी में उसके कलर्स दिख रहे होंगे, कोई भी आप कलर दे सकते हैं। रेड या फिर ग्रीन या फिर ब्लू ऐसे पहने होते हैं मतलब कलर्स, उसका इफ़ेक्ट हम दे सकते हैं। तो बहुत ही डिटेलिंग तक पहुँच जाएँगे हम ऐसे करके। कोशिश यही रहती है कि कितना अच्छा वर्क हम कर सकते हैं। इसी स्केच को हम कितना और ज़्यादा वर्क के अंदर लेके जा सकते हैं। मतलब ये नहीं कि आपको 1 टोन में, 2 टोन में सिर्फ़ आपको 1-2 बार स्ट्रोक लगाए हैं। बेशक आप किसी कलर्स के 1 या 2 टोन लगा रहे हैं, लेकिन जो आपका एक-एक स्ट्रोक है, जो पैच है, वो उसकी डिटेलिंग का काम करता है। जैसे आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, लेकिन आपने कभी कलरिंग नहीं की, कलरिंग बिल्कुल स्टार्टिंग में है, तो आपकी जो ड्राइंग है वो आपके स्केच को ब्यूटीफुल करेगी। आपने फ्लैट कलर दे देने हैं स्टार्टिंग में, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा लगेगा। अगर आपने पहले स्केचिंग नहीं की, आप सीधा कलर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो अच्छे कलर लगाने के बाद भी जो आपकी ड्राइंग है, वो आपके स्केच को कभी अच्छा नहीं लगने देगी। क्योंकि अच्छे कलर्स में भी वो ड्राइंग्स वगैरह दिखती हैं सारी, कि कितना आपने ड्राइंग अच्छे से किया है, या फिर स्केचिंग में कमज़ोर हैं, या फिर किसी भी चीज़ में आप ऐसे इफ़ेक्ट नहीं दे पा रहे। जैसे अभी मैं जो हैंड बना रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं इफ़ेक्ट दे रहा हूँ। उसको देख रहे हैं कि किस तरीके से उसने कोई चीज़ पकड़ी हुई है, तो उसका इम्प्रेशन जो है, वो पहले देना है कि कोई चीज़ उसने पकड़ी हुई है। उसके बाद ये फिंगर्स का वर्क आता है। उसके बाद अगर ये बहुत बड़ा हैंड होता, थोड़ा-सा डिटेलिंग और कर पाते, तो थोड़ी-सी और बारीकी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमने एक इफ़ेक्ट देना है कि उसके हैंड को किस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि कोई चीज़ पकड़े हुए, उसका एक्शन जो है वो यहाँ पे दिखाना है। तो ये ज़रूरी है ड्राइंग में। अगर मैंने इस चीज़ की स्टडी की होगी, अगर मैंने इसकी स्केचिंग की होगी, तो ये मेरे काम आ सकता है। तो अगर मैंने हैंड्स के बारे में कभी स्केचिंग नहीं की, और कभी स्केच बना के देखा नहीं, या फिर इन चीज़ों की ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर पाया मैं कभी, तो ये कहीं न कहीं यहाँ पे आके गड़बड़ कर देंगे। मेरी पूरी पेंटिंग को ये चीज़ें ख़राब कर सकती हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, या फिर खुद पे भी ये चीज़ मैं अप्लाई करता हूँ, कि पहले जो भी है, स्केचिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। उनकी ड्राइंग्स जो है, एक-एक चीज़ की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, और चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। स्टडी में क्या-क्या चीज़ें आपने रखी हुई हैं, किन-किन चीज़ों की आप स्टडी करते हैं, डेली स्केचिंग करते हैं, फिगर स्टडी करते हैं, फिगर्स में आप फेस के एंगल को कितना कैच करते हैं, या फिर फिगर्स में आप हैंड को कितना करीबी से देखते हैं, कि फिगर्स अगर आप देख लिया, आप टॉर्सो बना लिया, लेग्स बना ली, ठीक है। जब तक आप हैंड तक पहुँचते हैं, तो वहाँ पे आप बस ऐसे उसका इफ़ेक्ट दे देते हैं कि छोड़ो, हैंड को क्या बनाना है। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक आप कंप्लीट स्केच नहीं करते, तो वही चीज़ें आपके सामने बार-बार आती रहेंगी, जहाँ आपने छोड़ी है। अगर आपने यहाँ पे देखो, अभी मैं पैरों के ऊपर वर्क करूँगा। अगर मैंने स्टडी यहाँ आके स्केच में छोड़ दी है कि चलो छोड़ो, पैरों को क्या बनाना है, या फिर बाद में बनाऊँगा, या फिर स्केच नीचे तक आप लेके ही नहीं गए, यहाँ तक आपने काम किया ही नहीं स्केच में। तो अब यहाँ पे कलरिंग में आके जब आप कोई कंप्लीट पेंटिंग बनाओगे, या फिर कंप्लीट कोई ड्राइंग बनाओगे, तो वहाँ पे फिर ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने पहले ये स्टडी छोड़ी हुई है। तो जहाँ छोड़ी थी वहीं से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। कितनी स्टडी आती है पैरों की, वो यहाँ पे मैटर करती है। जब भी कोई पेंटिंग बनाओगे, तो वहाँ पे आपको स्टार्टिंग करने की बजाय पहले उसकी स्केचिंग करो। पहले अच्छे से उसको देखो, उसको समझो। जो भी चीज़ आपके सामने रखी हुई है, उसको देखने का नज़रिया आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है, वो काफ़ी हेल्प करता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप चीज़ नहीं भी कर रहे, प्रैक्टिस आपने इतनी ज़्यादा नहीं की हुई, आपने कम की हुई है, लेकिन जो चीज़ आपके सामने रखी गई है, जो आपको दिखाई दे रहा है, उसको बहुत अच्छे से देख के कॉपी करना सीख लो। कॉपी करने की प्रैक्टिस कर लो, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जैसे अभी हमारे सामने वो मॉडल है रेफ़रेंस में,
उसकी एक्चुअल में हम कॉपी नहीं कर रहे, लेकिन हम उसका स्केच कर रहे हैं, हम उनकी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो लेंथ है या फिर उसके खड़ने का स्टाइल है या फिर उसके हैंड है या फिर पैरों का इम्प्रेशन है, जो भी है, तो वो चीज़ें हमें देख के पता लगनी चाहिए कि हमें किस तरीके से बनानी है, उसको कॉपी कैसे करना है। या फिर वहाँ पे फाइन वर्क है तो यहाँ पे हमने स्ट्रोक में काम कर रहे हैं, हम इससे और ज़्यादा बड़े स्ट्रोक कर सकते हैं, लेकिन हमें वैसा इफ़ेक्ट चाहिए, वैसी पेंटिंग का जो शाइनिंग है या फिर डार्कनेस है, वैसे हमने यहाँ पे कलर लगाने हैं। किस चीज़ की आप स्टडी कर रहे हैं, वो जो नज़रिया है आपका, वो बहुत मायने रखता है आपके वर्क के अंदर। आप चाहे पेंसिल नहीं चलाते, आपने कभी चारकोल नहीं उठाया, आपने कभी ऑयल नहीं उठाया, लेकिन जो आपकी नॉलेज है ये वहाँ पे जाके काम करती है। आपकी जो नॉलेज है ये आपको स्टडी करने में हेल्प करेगी कि किसी चीज़ को 3D एंगल से या फिर किस एंगल से आपको किस तरीके से मूव करना उसको, किस तरीके से बनाना है, उसकी ड्राइंग क्या हो सकती है। तो ये जो ऑब्ज़र्वेशन है आपकी, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है काम में। प्रैक्टिस अलग चीज़ है, लेकिन जो आपका नज़रिया है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है मुझे लगता है आपके वर्क के अंदर। तो आपको चीज़ें देखनी आनी चाहिए, समझनी आनी चाहिए, तभी आप अपनी कैनवास पे या किसी शीट पे या फिर उसकी ड्राइंग बना सकते हैं। अभी वहाँ पे जुत्तियों के ऊपर जो भी उसने पहने हुए हैं, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग लग रही है। कोई कढ़ाई लग रही है, कुछ मोती वगैरह लगे हुए लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना। यहाँ पे मुझे स्ट्रोक देने हैं वैसे कलर के। उसका जो शाइनिंग वाला पार्ट है, वहाँ पे मैंने स्ट्रोक दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एंगल देख रहा हूँ, जैसे एक फ्रंट का है, बिल्कुल सामने से उसका पैर दिख रहा है, एक साइड वाला है। तो उसको किस तरीके से मुझे हैंडल करना पड़ेगा, किस तरीके की उसकी स्टडी है, वो मैं वहाँ पे ड्राइंग भी सेट कर रहा हूँ और साथ के साथ उसको कलरिंग भी कर रहा हूँ। तो ड्राइंग आपकी इस हद तक अच्छी होनी चाहिए कि आप उसको कलरिंग में सेट कर पाओ, कलर्स में उसकी ड्राइंग्स दिखा सको। जैसे भी इसका इफ़ेक्ट है वर्क का, वो इफ़ेक्ट जो है वो आपकी स्टडी से आएगा। कितनी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितनी आप स्केचिंग कर रहे हैं, कितना आप वर्क को देख रहे हैं, उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पेंटिंग करने के लिए, स्केचिंग करने के लिए या फिर कुछ अच्छा बनाने के लिए। और इसी तरीके से आप काम करके देखो। अभी जो मैंने वर्क किया है, मैंने देखो कोई भी चीज़ ऐसी ज़्यादा एक्स्ट्रा में नहीं रखी। अगर आपको कुछ मटेरियल के बारे में कन्फ्यूज़न है कि बहुत अच्छे मटेरियल से ही अच्छा वर्क होगा या फिर बहुत अच्छे जो ब्रश हैं वो यूज़ होंगे यहाँ पे, या फिर बहुत अच्छी क्वालिटी की आपके पास कैनवास नहीं है या फिर कोई ऐसी शीट नहीं है, तो कुछ ऐसा नहीं है। आप कोई भी शीट उठाओ, उसके ऊपर आपने फेविकॉल कोट देने हैं या फिर कोई एक्रेलिक पेंट उठाओ और उसके ऊपर लेयर लगा दो। 1 या 2 कोड काफ़ी होते हैं। तो उसके ऊपर अप्लाई होने लग जाता है आपके कलर्स। तो उसी कलर से आप बहुत अच्छे स्केचेस कर सकते हैं, बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। ऐसे ऑयल में स्केचेस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर मैं मटेरियल की बात करता हूँ, तो मटेरियल पे आपका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, आप अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। और क्योंकि अभी बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो आपको काफ़ी सारे स्केचेस करने पड़ेंगे, काफ़ी सारी स्टडी करनी पड़ेगी, आपको कैनवास वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा कलर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े से कलर से बहुत अच्छा स्केच बना सकते हैं। तो ये एक ऑयल स्केच था जो अभी हमने किया है, और ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है आपने। आप कोशिश करके देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएँगी। आपको खुद पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, कलर्स को और ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी ऑयल मटेरियल के बारे में, ऑयल स्केचेस के बारे में। और जो भी आपके माइंड में कोई न्यू टॉपिक है, हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी थी। और नेक्स्ट वीडियो हम थोड़ा सा बड़ा साइज़ करेंगे, पोर्ट्रेट के ऊपर बात करेंगे। पोर्ट्रेट में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं हम टोन्स, उसके बारे में बात करेंगे। और जो बच्चे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।